नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ की विशेष पेशकश पी फॉर पॉलिटिक्स। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 यानी कटंगी विधानसभा क्षेत्र, और आज हम यहां पर बात कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी उदय सिंह पंचेश्वर जी से, जो अपने जीवन का 8वां चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले भी वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जिला पंचायत का भी चुनाव इन्होंने लड़ा। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के विषय में और क्या कुछ इनका एजेंडा रहेगा इस चुनाव को लेकर। आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको, चैनल को। जी, उदय सिंह जी, ये बताइए कि चुनाव लड़ना, जो जिस तरह से आपने कहा कि 8वां चुनाव आप लड़ेंगे, तो ये किस तरह की यात्रा रही? चुनाव लड़ने का कैसे मन बनता है? मैं अध्यापक था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के आया और मुझे मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो संदेश था कि लाचार दुखी समाज को भी शासक बनाया जा सकता है जनता के वोटों से और नोटों से, तो उसी आधार पर मैं इतना लंबा संघर्ष कर पाया हूँ। और नहीं तो मेरी हैसियत पीछे की काफ़ी ठीक नहीं है, बैकग्राउंड, फैमिली ग्राउंड ठीक नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या मन में जज्बा है, क्या जुनून है, और चुनाव लड़ने के बाद किस तरह से तस्वीर बदलना चाहते हैं आप? मैं बदलना चाहता हूँ वो समाज जो लाचार दुखी समाज है, कमाऊ समाज जो है, इतना परेशान है, कमाने वाला समाज है ना, और जो नहीं कमाता है, परिश्रम नहीं करता है, बुद्धि के दम पर वो अपना जीवन चलाता है, वो समाज तरक्की किया हुआ है। तो ये पीछे रह गया समाज, विभिन्न जातियों में बटा हुआ समाज, ये पीछे रहने वाले समाज की तरक्की में, जीवन में बदलाव लाने के लिए माननीय साहब जी, कांसीराम जी की और मायावती के नेतृत्व में हम चाहते कि समाज को शासनकर्ता समाज बनाएं। जी, उदय सिंह जी, आपको इस क्षेत्र में पंचेश्वर गुरु जी के नाम से जनता जानती है। तो क्या वजह रही कि एक गुरु को, एक शिक्षक को अपने शिक्षण का क्षेत्र छोड़कर राजनीति में कूदना पड़ा? मैं अध्यापक तो था ट्राइबल वेलफेयर में, बैहर तहसील में मेरी ज़्यादा नौकरियां गुजरी, और वहाँ पर मैं उनकी भी दशाएं, ट्राइबों की भी दशाएं मैं देख रहा था, और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ, एससी की जातियाँ तरह तरह के अपमान झेल रहे थे, अभाव की ज़िंदगी जी रहे थे, महंगाई की मार झेल रहे थे, बेरोजगारी थी, पलायन कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी से मैं प्रभावित हो के, नन्हे मुन्ने बच्चे उनकी जो वाजिब शिक्षा नहीं पा रहे थे, तो मेरा मन उथल पुथल हो गया और व्याकुल होकर के मैं नौकरी त्याग करके इसमें आया हूँ, पॉलिटिक्स में। लेकिन जो राजनीति है, इसका भी परिदृश्य बड़ी तेज़ी से बदला है। चूंकि आपने 8 चुनाव, या आपका 8वां चुनाव होगा, 7 चुनाव आप लड़ चुके हैं, तो राजनीति को भी बदलते हुए आपने देखा है। धन बल सब अब आ चुका है राजनीति में। है ऐसी स्थिति में अपनी जगह बना पाना और कितना चुनौती भरा लगता है आपको? बहुत कठिन है ये, और नादान समाज समझता भी नहीं है, लेता देता है, पीता खाता है, परेशानी में है, तो वो अपने तत्काल की ज़िंदगी को इससे निपटा लेना चाहता, समस्याओं को ले देकर निपटा लेना चाहता, और ले दे करके अमीरों को वोट दे जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं असफल हो रहा हूँ, और ख़ास तौर से कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते रहते हैं और समय गुजार डालें। तो आपको मतलब कैसा सोचते हैं आप कि क्या कभी लोग इस बात को समझ पाएंगे, या हमेशा भाजपा कांग्रेस इसी तरह गेंद एक पाले से दूसरे पाले में होती रहेगी? मेरा आत्मविश्वास है कि एक न एक दिन ये बदलाव आएगा, और ये आंदोलन ही सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, गैर बराबरी को दूर करना है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। लोगों की परेशानियां, जो अर्थ से संबंधित परेशानी है, वो दूर करने के लिए ऐसी सरकार की ज़रूरत है, ऐसी पार्टी की सरकार की ज़रूरत है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े, जीते, जनप्रतिनिधि बनकर वो सामने आए। क्या कुछ ज़मीनी मुद्दे रह गए जो हल नहीं हो पाए? बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मेरे लगातार आंदोलन के दम पर उनमें वो काम करने की इच्छा जागृत तो हुई, लेकिन उनकी सरकार उसमें सहयोग नहीं कर पाई, इसलिए वो काम अधूरे रह गए। सारे काम अधूरे हैं। पुल पुलिया तो बनते रहते हैं, लेकिन बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। जैसे मुंदेवाड़ा का लालबर्रा रोड पर कटंगी से लालबर्रा का जो पुल है, वही भी 1-2 साल पहले ही बना था, वो टूट गया। तो ये घुसखोरीपन के कारण और सरकार की नाकामी कहें
सत्ता की नाकामी है जो ऐसे पुल टूटते हैं, ठेकेदारों से लेन देन करते रहते हैं। जी, तो अब तो जो राजनीति है वो एक तरह से धर्म का भी मुद्दा उसमें छाया रहता है, हिंदू, मुस्लिम और तमाम तरह से जातियों में बँट रहा है समाज। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति को एक नए तरह से शुरू करने की ज़रूरत है? धर्म का मुद्दा जो है देश में उठाया जाता, उछाला जाता है। वास्तविक गांव स्तर पर धर्म कोई काम नहीं करता है। बड़ा प्रेम है, भाईचारा है आपस में, लेकिन हिंदू मुस्लिम कह करके और धर्म का अपना अपना डिंडोरा पीट करके एक दूसरे में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, दुश्मनी फैलाई जा रही है और गाँव का माहौल ख़राब किया जा रहा है, समाज का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि मानवता और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ये इस देश में जगना चाहिए, आपसी भाईचारा बनना चाहिए और हर वर्ग को उचित न्याय मिलना चाहिए। अभी महंगाई की मार चल ही रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है जी, पलायन हो रहे हैं, नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, शिक्षित बेरोजगार बच्चे बहुत तड़प रहे हैं, आरक्षण के होते हुए भी बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो जनता जूझ रही उनसे, उनका दुख दर्द देखा नहीं जाता है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है, अब की बार मैंने घोषणा कर दिया है, मेरे पर्चे में भी ये घोषणा है कि मैं तो पेंशनधारी हूँ। पेंशनधारी को जीने के लिए कितना रुपया चाहिए बुढ़ापे में, इसलिए मैं पेंशन तो लेता हूँ। पत्नी भी मर गई इसी झमेले में, उसका देखभाल ठीक से नहीं करा पाया, तो पत्नी मरने के बाद अब अकेला हूँ, बच्चे अपनी अपनी जगह सेटअप हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पेंशन से गुजारा करूँगा और विधायक अगर जनता जिता देती है तो उसकी तनख्वाह मिलेगी, वो गरीब बच्चों की शिक्षा पर मदद करूँगा और गरीब परिवार के लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनको उचित इलाज दिलाने के लिए मैं उसमें मदद करूँगा। ऐसा मेरी घोषणा पत्र में भी प्रतिज्ञा है जी। घोषणा पत्र में बड़ी ही नेक प्रतिज्ञाएं आपने लिख रखी हैं और आप इन्हें यदि जीत कर आते हैं तो इनका पालन भी कराएंगे। लेकिन अभी कटंगी क्षेत्र के ज़मीनी मुद्दों की हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा राजस्व इस क्षेत्र को मिलता है, सिंचाई के भी बड़े बांध यहाँ पर इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं, लेकिन कटंगी क्यों पिछड़ता गया इतने दिनों में? यहाँ खनिज बहुत भरपूर है, मैंगनीज है, लेकिन इसका दोहन करने के बाद यहाँ के लोगों को कोई लाभ शासन से उस खनिज का नहीं मिलता है, उल्टा दोहन होता है और वो बेचारे अभाव की ज़िंदगी जीते रहते हैं। मजदूरी साधारण सी मिलती है। यहाँ वन क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र में भी शासन को लाभ मिलता है, अच्छा राजस्व मिलता है, उसके बाद भी इनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होने की वजह से यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ के लोगों को या उनकी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं होती। बहुत जगह तो सिंचाई का बड़ा अभाव है। मिरकपुर से लेकर टेकाड़ी घाट, सुकड़ी टेकाड़ी घाट, वो वाला रामपायली तक का क्षेत्र असिंचित है और उसके किनारे, मिरकपुर के किनारे से नहर गई है संजय सरोवर बांध की, उसका पानी उधर नहीं चढ़ पाता करके उधर पानी लिफ्ट इरिगेशन लगा करके पानी डाला जा सकता। उनके छोटे छोटे किसानों के तालाब है, निजी तालाब, उनमें पानी डाला जा सकता है जिससे सिंचाई की जा सकती है। सुकड़ी टेकाड़ी घाट में भारी आंदोलन किसानों ने किया था, बड़े बड़े नेता भी आए जो सत्ता में हैं, विपक्ष के लोग भी आए, उसमें मैं भी जाकर देखा था। मैंने भी कहा, लेकिन जनता मुझे पसंद नहीं करी, फिर से उन्हीं को पसंद करी और जस का तस बनाए। असिंचित एरिया है, फसल सूख जाती है जी। तो ये सारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं जस के तस हैं। गुरुजी ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस इन सभी मुद्दों की खोज खबर लेने, सुध लेने आती ज़रूर है, लेकिन बदलाव नहीं आ पाता। तमाम पार्टियां इस वक्त अपने प्रत्याशी उतार रही है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में आपके लिए कितना चुनौती भरा हो जाएगा ये चुनाव, और आपके मुख्य मैनिफेस्टो में क्या बिंदु रहेंगे जिससे आप मतदाताओं को आकर्षित कर सकें? मेरा जो पर्चा है वो डिटेल इसलिए नहीं लिखा गया कि पर्चे में सब समावेश नहीं हो सकता है, पर सारी समस्याएं लगभग मेरे पर्चे में ही है, संक्षिप्त में है। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, गांव में पेयजल शुद्ध नहीं मिल पाता है, किसानों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, वाजिब फसल के दाम नहीं मिल पाते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र डाली, अभी मध्य प्रदेश का हमारे पास आया नहीं है,
उन्होंने कहा कि 1 कुंटल अनाज उगाने के लिए किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, पर ये 1800 में, 1600 में, 2200 में, 2000 में खरीदा जाता है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने घोषणा में कहा कि हमारी सरकार यदि बनती है तो किसानों को 4000 रुपये का कुंटल अनाज खरीदा जाएगा। जी, प्रदेश सरकार वर्तमान में जब भाजपा की सरकार है, पिछले 18 सालों से भाजपा का शासन रहा है और हाल ही में जिस तरह से योजनाओं की सौगात दी गई मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें लाडली बहना भी एक योजना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो है वो चुनाव के पहले इस तरह से लोक लुभावने लॉलीपॉप दे रही है? 10-10 साल, 15-15 साल शासन करने वाली सरकार चुनाव के पहले ये लाडली लक्ष्मी लाकर गुमराह किया है जनता को, महिलाओं को। जी, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, सिलेंडर तो कितने रुपए में, अभी 1 महीना पहले उन्होंने बंद कर दिया है, कम कर दिया है, नहीं तो उसके पहले तो 1200-1300 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता था। तो ये चुनावी जुमले हैं, चुनावी वादे हैं, और इसके बाद भी अभी बंद करने की घोषणा भी हो गई है कि ये लाडली बहना की जो 1000 रुपया दिया जा रहा है ना बहनों को, ये अधूरा आधार है उनका वोट लेने के लिए। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को इस वक्त आप कहाँ देखते हैं? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप अपनी यहाँ पर प्रतिद्वंदिता सिद्ध कर पाएंगे? मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी ताकत से आई है, और ख़ास तौर से कटंगी क्षेत्र में। मैं संभाग में 2013 में संभाग में नंबर 1 पर था, मुझे 39,000 वोट मिले थे, और ये 39,000 वोट यदि मेरे रह गए जैसे के तस, तो उस समय गोंडवाना मेरे साथ नहीं था। अब तो गोंडवाना आ गया है, और गोंडवाना यदि आ गया है तो मुझे 39 से आगे बढ़ाकर इस बार जीत का डंका बजेगा, और हमारे बिना मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। सर्वे में, पत्रकारों के सर्वे में, मीडियाओं के चैनलों के सर्वे में आया है कि 57 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही है। इतनी ना भी हुई तो हम इनको 10-10 सीटें, गोंडवाना और हम 10-10 सीटें भी जीतते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस नहीं रहेगी, तब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो यदि आपने समर्थन दिया सरकार बनाने में, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस को, तो आपकी मूलभूत जो बातें होंगी या अपनी मांग होगी वो क्या होगी? मूलभूत बातें ये हैं, बैकलॉग बच्चों का भरा जाना चाहिए, ST SC OBC का बैकलॉग भराना चाहिए। 27% आरक्षण केंद्र में दिया है, स्टेट में 14%, वो भी भरा नहीं गया, बैकलॉग भरा नहीं जाता है, वैकेंसीज नहीं निकाली जाती है, बच्चे बेचारे बेरोजगार भटकते हैं। और इंटरव्यू, कुछ वैकेंसी निकालते भी हैं तो उसमें घोटाला हो जाता है, जैसे पटवारी घोटाला हो गया। तो इससे बच्चे हमारे जो बेरोजगार भटक रहे हैं, अब वो या तो बंदूक हाथ में उठाएंगे और नक्सलवादी बनेंगे। तो इस तरह का दिशा जो भ्रमित हो गया है बच्चों का, वो सही रास्तों पर काम नहीं कर रहे हैं, सरकारें सही रास्तों पर काम नहीं कर रही है। आप विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो क्या आप भी सत्ता विरोधी लहर को देख पा रहे हैं? बिल्कुल सत्ता विरोधी लहर है। मध्य प्रदेश में तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे बालाघाट के कटंगी क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर है। और बीच बीच में कांग्रेस की तारीफ हो रही थी, लेकिन जब से गोंडवाना बहुजन समाज पार्टी के साथ आया है, तब तो दोनों थर-थर काँप रहे हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जोर लगा रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी वो जातिगत गणित के आधार पर, मैंने इनको कहा, मैं जब नहीं चुनाव लड़ना चाहता तो हाथी का झंडा रख लो करके इनसे निवेदन किया, लेकिन ये जातिवादी मानसिकता के लोग हाथी का झंडा रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि हाथी का आधार वोट वही 80 कहलाता है। तो ये हाथी का झंडा नहीं रखना चाहते, इसलिए हमारी तरफ नहीं आए, तो मुझे मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। जी, तो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप पूरे हमारे दर्शकों से मतदान को लेकर विशेष तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे और चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे मतदाता भाइयों से, बहनों से अपील है मेरी कि हाथी को वोट करें और परिवर्तन लाए। बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जुड़ गया है, उसमें शामिल हो गया, और दोनों के उद्देश्य एक हैं, दोनों समान विचारधारा की पार्टियां हैं। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है, और कहना चाहता हूं मैं कि आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, जो गैर बराबरी समाज बना हुआ है,
और वो न्याय अन्याय कुछ नहीं मिल पा रहा उनको। इसलिए अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा और समता का वातावरण बनेगा देश में, समानता, इंसान इंसान बराबर होंगे। ठीक है ना? जी गुरुजी, आपने बातचीत की, अपने एजेंडे को, अपनी रणनीति को हमसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी चैनल को कहूँ धन्यवाद आप सबको, और मेरे कार्यालय में पहुँचे आप, इसके लिए आप बधाई। साथियों को, चैनल को, संपूर्ण चैनल को मेरी तरफ से बधाई, और सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ थे उदय सिंह पंचेश्वर जी, जो बसपा से चुनावी प्रत्याशी हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें P4 पॉलिटिक्स। अब दीजिए आज के अंक से इजाज़त। नमस्कार।